Good morning, student. Today are going to study the next process for repair and maintenance of the body organization, that is respiration. प्यारे बच्चों, हमने देखा है हमारे बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस की प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और ये लाइफ प्रोसेस के लिए हम देखा है न्यूट्रिशन ज़रूरी है। न्यूट्रिशन यानी फूड प्राप्त करना, और वो फूड प्राप्त होने के बाद में उस फूड से हमको एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी किस तरह से हमको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी ये फूड के अंदर से निकाली जाती है, वो हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम होती है। तो हम ये एनर्जी कैसे निकलती है और एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो एवरी ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर ऑल इट्स लाइफ प्रोसेस। एवरी ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम फूड। तो सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं कि जिसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन सभी को जो एनर्जी मिलती है वो फूड से ही मिलती है। तो हमने फूड लेने की प्रक्रिया तो हमने देख लिया है, न्यूट्रिशन, और फूड से ही सभी को एनर्जी मिलती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, सभी को जो एनर्जी मिलती है वो फूड से ही मिलती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन सेल। तो एक प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन, सेल के अंदर होती है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल है, हर सेल के अंदर ये प्रोसेस चलते रहती है। कौन सी प्रोसेस है? एनर्जी रिलीज, प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड। मतलब फूड से एनर्जी को रिलीज करना। रिलीज करना मतलब निकालना, निकलना, है ना। तो फूड में से एनर्जी निकलना, पहले तो हम फूड अंदर उसको सेल तक पहुंच जाता है डाइजेस्ट करने के बाद में ब्लड से, और फूड जब ये जो ग्लूकोज है ना, ये हमारे सेल तक पहुंच जाता है, तो फिर वो ग्लूकोज से फिर एनर्जी निकाली जाती है ना। तो एनर्जी रिलीज़ होती है उस फूड से, उस ग्लूकोज से। तो फूड यानी हमारा ग्लूकोज ही है, और उसमें से हमारी एनर्जी जो ज़रूरत के लिए वो वहाँ से रिलीज़ होती है, निकलती है। तो ये एनर्जी निकलने वाली ही प्रोसेस, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए बहुत बार आप कंफ्यूज रहते हैं। जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, सांस लेने की प्रक्रिया है वो ब्रीदिंग, और रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन ये सेल के अंदर होते हैं। रेस्पिरेशन यानी एनर्जी निकालने की प्रोसेस, है ना, ये सेल के अंदर होती है। तो जैसे प्लांट है ना, तो प्लांट आपको हमारे जैसे ब्रीदिंग करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, है ना, सांस लेते हुए नहीं दिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। तो हर सेल के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलते रहती है। ये सेल के अंदर होती है ना। और रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही एनर्जी रिलीज होती है। जो भी फूड जो होता है वो फूड से ही हमको एनर्जी रिलीज होती है, फूड से एनर्जी निकलती है। तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी रिलीज होने वाली प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपको याद रखना है। तो रेस्पिरेशन का पाथवे है ना, देर आर टू मेन टाइप्स
तो इसके दो टाइप्स के पाथवे रेस्पिरेशन के, है ना, दो टाइप्स बोल सकते हम रेस्पिरेशन के। तो एक तो है एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक। तो ये एरोबिक पाथवे क्या होता है रेस्पिरेशन का? तो सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो कुछ ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए फूड में से एनर्जी निकालने के लिए। बिना ऑक्सीजन फूड में से एनर्जी नहीं निकल सकती है। बिना ऑक्सीजन से वो एनर्जी रिलीज़ करना मुश्किल है। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं तो खुले में मोमबत्ती जलते रहती है, लेकिन मोमबत्ती को अगर हम ढक दो तो मोमबत्ती थोड़ी देर के अंदर बुझ जाती है। इसलिए बुझ जाती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और ऑक्सीजन नहीं मिलता इसलिए जो मोमबत्ती की जो वैक्स है उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। सेम वैसा ही होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म उसको फूड में से एनर्जी रिलीज़ होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसा जो रेस्पिरेशन है, ऐसा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाला रेस्पिरेशन। तो इसका उल्टा हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसे भी कुछ जीव जंतु है, ऑर्गेनिज्म है, जिसको फूड में से एनर्जी रिलीज़ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन से वो फूड में से एनर्जी रिलीज़ करते हैं। मतलब फूड तो ज़रूरी है, फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन एरोबिक को ऑक्सीजन चाहिए और एनाएरोबिक को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बिना ऑक्सीजन से वो फूड में से एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये दो पाथवे तो मेन है, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक एंड एनएरोबिक। एनएरोबिक इसको बोलते हैं एनारोबिक, है ना, एनारोबिक, एरोबिक, एनारोबिक। याद रखना है, थोड़ा सुनने में अलग लगता है, एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक। तो अब इसका पाथवे हम देखेंगे, तीन तरह से पाथवे, 3 पाथवे कैन बी सीन। तो 3 पाथवे देख सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ये रेस्पिरेशन के पाथवे हैं, 3 पाथवे। देयर इज़ ए कॉमन पाथवे फॉर बोथ टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। मतलब दोनों टाइप्स का जो रेस्पिरेशन है उसके लिए, एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए एक कॉमन पाथवे है। पाथवे मतलब ये केमिकल प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो पाथवे। तो उस पाथवे का जो कॉमन पाथवे है उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, दैट टेक्स प्लेस इन सेल। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है सेल के अंदर होता है, तो ये कॉमन पाथवे है। तो ग्लाइकोलिसिस जैसे हमने पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस पढ़े थे हमने पहले, वो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन में, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, हमने पढ़े थे। तो ये हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस जैसा ही ग्लाइकोलिसिस है। ग्लूकोज को कहा जाता है, और लिसिस मतलब ब्रेक, ग्लूकोज को ब्रेक करना, है ना। तो ये पहली स्टेप्स होती है सेल के अंदर। तो ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन प्रोसेस है, ये कॉमन पाथवे है। तो यहाँ पे 3 पाथवे दिख रहे हैं, लेकिन 3 के पहले वाली जो एक सिंगल पाथवे दिख रहा है ग्लाइकोलिसिस, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन का बना हुआ मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज, और ये ब्रेक हो जाता है तो 6 कार्बन की चेन है, वो बीच में से टूट जाएगी, टूटने को बोलते हैं लिसिस। तो
बीच में से टूट जाएगी तो एक पार्ट में कितने कार्बन आएंगे? 3। और 3 कार्बन वाले ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे जिसका नाम है पायरुवेट और पायरुविक एसिड। पायरुवेट भी बोलते हैं या तो पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, और इसमें से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये होगी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये ग्लाइकोलिसिस तो ये कॉमन प्रोसेस है। फिर उसके आगे जो पायरुविक है, पायरुविक एसिड, इसका फिर आगे और चेंज होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी को हम बोलते हैं पाथवे। तो एक है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, तो ईस्ट है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। तो ये उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया ईस्ट इसके अंदर है, तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस तो होते ही है। और ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना है, तो पायरुवेट से ये ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या बनता है आगे? उसका बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड्स, और एनर्जी निकलती है। तो पायरुवेट आपको पता चल गया 3 कार्बन का है। तो ये 3 कार्बन है, इसका आगे ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होता है ना। तो ये ब्रेक कैसे होता है? अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं हो, 3 के इक्वल पार्ट नहीं हो सकते, अनइक्वल पार्ट। तो 2 कार्बन का बनता है इथेनॉल। इथेनॉल बोले तो अल्कोहल होता है, 2 कार्बन का अल्कोहल। और 1 कार्बन का बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ईस्ट के अंदर ये पाथवे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मतलब ये पाथवे कैसा हुआ? अनेरोबिक के अंदर ग्लूकोज से पायरुवेट, और पायरुवेट से इथेनॉल, है ना, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये बन गया ये पाथवे एक। अब दूसरा पाथवे ये हमारे मसल के अंदर होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे हम बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं तो हमको सांस फूलने लग जाती है, इसलिए कि ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। तो फिर भी हम दौड़ते रहते हैं, तो हमारे जो पायरुवेट है सेल के अंदर, पायरुवेट का बन जाता है लैक्टिक एसिड, और एनर्जी रिलीज होती है, लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड ये 3 कार्बन का है, होता सिर्फ यहाँ पे कन्वर्शन हुआ, पायरुविक का बन गया लैक्टिक एसिड, यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, है ना। पायरुविक का लैक्टिक एसिड कब होगा? जब ऑक्सीजन की कमी पड़ने लग जाए तो बन जाता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड ये हमारे मसल के अंदर जमा हो जाता है। जब ज़्यादा प्रमाण में लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो हमारी मसल काम करना बंद कर देती है, थकावट हो जाती है, क्रैम्प्स आते हैं, दर्द हो जाता है, और फिर हम रुक जाते हैं, है ना। तो ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल को फिर काम करने नहीं देती है, और फिर हम रुक कर फिर धीरे धीरे, है ना, हमारी सांसें फिर नॉर्मल होती है, और तब तक हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं तेज़ी से, और वो लैक्टिक एसिड का फिर से कन्वर्शन होता है पायरुविक एसिड के अंदर वापसी, है ना। और फिर से वो फिर नेक्स्ट ब्रेक डाउन होगा। तो ये लैक्टिक एसिड तक ये दूसरा पाथवे हो गया। ये किसके अंदर होता है? मसल के अंदर, जब ऑक्सीजन की कमी होगी। और तीसरा पाथवे जिसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पाथवे हम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज से ये पायरुविक एसिड बन गया सेल के अंदर, और फिर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाए तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुविक एसिड जो है कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो पूरे कार्बन अलग अलग हो जाते हैं पायरुविक एसिड के, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड्स बन जाता है। मतलब पायरुविक एसिड का बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। तो ये हो गया तीसरा पाथवे। तो ये जो प्रोसेस हो रही है सेल के अंदर होती है। तो ऊपर में जो पहले वाला जो बताया इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ईस्ट फर्मेंट करती है ग्लूकोज को,
है ना, अल्कोहल बनने के काम में वो प्रोसेस होती है। और नीचे की जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। और बीच वाली कब होती है, जब हमारे ही बॉडी में होती है, मसल के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा ग्लूकोज का पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी मिलती है। तो ये है हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया 9th क्लास में पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस। पावर हाउस इसलिए बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो सारी एंजाइम्स होते हैं, मशीनरी होती है जो पायरुविक एसिड से एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को बोलते हैं हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ये एनर्जी करेंसी बोलते हैं, मतलब उस रूप में एनर्जी यहाँ पे बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एनर्जी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है और इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है साइट जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये इक्वेशन बताया शॉर्ट में, अगर हमको इक्वेशन देखना है एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया, पायरुवेट बोलते हैं ये ग्लाइकोलिसिस, और पायरुवेट से पायरुविक एसिड से फिर ऑक्सीजन मिल जाए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो बन जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और 36 एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट है ये। तो 36 एटीपी इतनी एनर्जी हमको मिलेगी। तो ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, है ना। और वहीं पर ये सारी एरोबिक रेस्पिरेशन की मशीनरी वहाँ पे मौजूद है। तो ये एनारोबिक और एरोबिक, तो ऊपर में जो दिखाया है ना, ऊपर वाले में ये है फर्मेंटेशन, मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरुवेट से इथेनॉल या इथिल अल्कोहल, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, लेकिन वहाँ पे एनर्जी बहुत कम मिलती है। और ये मसल के अंदर जो है, मसल के अंदर ग्लूकोज का पायरुवेट और पायरुवेट का बनता है लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे देखो 2 ही एटीपी, और एरोबिक में हमने दिखाया था 36 एटीपी। तो ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बहुत कम बनती है और लैक्टिक एसिड बनता है पायरुवेट का, और इससे हमको थकावट होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज ए सिस्टम कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एरोबिक रेस्पिरेटरी है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमको, तो ऑक्सीजन लेने के लिए जो सिस्टम बनी है ना, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज ए सिस्टम कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम टू टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने वाली सिस्टम, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और दिस सिस्टम वेरीज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो ये सिस्टम कैसे काम करती है ना, कौन सी सिस्टम, ऑक्सीजन लेने वाली एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। हमने तो रेस्पिरेशन बताया, रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म को एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो एनारोबिक। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं बड़े वाले जिसको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, मतलब एनर्जी से रिलीज करने के लिए फूड के अंदर से, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इतना सारा ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन कैसे लेंगे, है ना, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्टम बनी है, वो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है और फिर हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म
होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, है ना। तो हवा के अंदर भी ऑक्सीजन होता है 21%, पानी के अंदर कम होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन प्राप्त करने की जो भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो कैसी होती है ना। तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिससे ऑक्सीजन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।